मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो आज हम अपना नया टॉपिक करने वाले हैं एडवांटेज ऑफ दिस जॉइंट स्टॉक कंपनी। इस वीडियो के रिगार्डिंग मैंने आपको पहले भी एक वीडियो प्रोवाइड कर चुकी हूँ कि जॉइंट स्टॉक कंपनी और पार्टनरशिप के अंदर क्या डिफरेंट है। अब नेक्स्ट हमारा लेक्चर है ये एडवांटेज ऑफ द जॉइंट स्टॉक कंपनी। जॉइंट स्टॉक कंपनी का मतलब पता लग गया होगा कि क्या होती है। वैसे मैं आपको रिपीट कर देती हूँ अगर जिन्होंने नहीं लेक्चर देखा है, बट मैं आपको ज़रूर प्रेफरेंस करूँगी कि वो लेक्चर ज़रूर देखें, क्योंकि वो जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी मच इंपॉर्टेंट है। कम से कम 10 to 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है उसमें से, डिफरेंस बिटवीन द जॉइंट स्टॉक एंड कंपनी एंड द पार्टनरशिप के अंदर। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट देखिए, एडवांटेज क्या लाभ है जॉइंट स्टॉक कंपनी के। सबसे पहले पॉइंट आया हुआ है एडुकेट रिसोर्सेज ऑफ कैपिटल। ये कहते हैं एडुकेट का मतलब होता है पर्याप्त रिसोर्स होता है साधन, और कैपिटल होती है पूंजी। ये कहते हैं कि पूंजी का मतलब कैपिटल का पर्याप्त साधन होना आपके पास, वो कैसे होगा जॉइंट स्टॉक कंपनी में। क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या होता है कि जितने भी शेयर्स परचेज की जाते हैं, हम क्या करते हैं कि पूरी कंट्री से किसी भी कॉर्नर, हमारी जो कंट्री का मान लो कि हमारे भारत है, इस भारत के किसी भी एरिया से क्या है आप अपने कंपनी के लिए शेयर एक्वायर कर सकते हो। मतलब शेयर्स को क्या अपने अलॉट कर सकते हो, एप्लीकेशन दे सकते हो और फिर इन्हें आगे जो प्रोसेस होती है वो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर पैसों की कमी नहीं होती। जब भी कोई कंपनी शुरू होती है उसके अंदर पैसों की कमी नहीं होती। क्यों? क्योंकि नो लिमिट ऑन द जनरेशन ऑफ ए कैपिटल ऑफ ए कंपनी। कोई भी लिमिट नहीं होती कि वो कहाँ से जनरेट करे अपने कैपिटल को, वो किसी भी एरिया से अपने पैसे को जनरेट कर सकती है। तो नो मैटर वेयर द कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड, इसमें यह भी मैटर नहीं करता चाहे आपकी कंपनी कहीं भी बनी हो, कहीं भी रजिस्टर करी गई हो, उसका रजिस्ट्रार ऑफिस कहीं हो, फिर या फिर हम क्या है कहीं से भी हम अपने बिजनेस को ऑपरेट करते हो। मान लो कि आप इंडिया में बैठे हो और फिलहाल आपका बिजनेस चल रहा है फॉरेन के अंदर, या मान लो यूएसए के अंदर चल रहा है, तो इसमें यह मैटर नहीं करता कि आप कहाँ बैठ के आप बिजनेस चला रहे हो। मैटर ये करता है कि आप बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है आप कहीं से भी अरेंज कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता चाहे कंपनी के इनकॉर्पोरेटेड कहीं भी हुआ, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं भी हो। तो ये कहते हैं कि कैपिटल कैन कम फ्रॉम द एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। कैपिटल जो होगी, जो हमारी पूंजी होगी, जो कंपनी के अंदर जो शेयर्स होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कैपिटल क्या होती है, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दी जाती है, उन्हें हम शेयर कहते हैं और उन शेयर्स को परचेज करने वाले को शेयर होल्डर कहते हैं। समझ में आई बात? तो ये कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती कि स्पेशल इसी एरिया से करनी है या फिर स्पेशल उस एरिया से करनी है। तो एडिकेट रिसोर्सेज ऑफ द कैपिटल, कंपनी के पास रिसोर्सेज होता है, मतलब पर्याप्त पैसा होता है कि वो अपने बिजनेस को प्रोसीड कर सके। नेक्स्ट कहता है कि लिमिटेड लायबिलिटी। लिमिटेड का मतलब होता है सीमित अपना कर्तव्य होता है किसी कंपनी के अंदर जब हम क्या है जॉइंट स्टॉक कंपनी में जाते हैं। क्योंकि जो लायबिलिटी होगी आपकी उतनी ही लायबिलिटी होगी जितने आपने क्या किए होंगे, शेयर्स को होल्ड किया होगा। जितने शेयर्स को आपने होल्ड किया होगा, फिर एक्वायर करना होता है, मतलब कि परचेज करना किया है, उतने ही शेयर्स को क्या करोगे आप अपने लायबिलिटी करोगे। ठीक है, तो लायबिलिटी किसकी इक्वल होगी? फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। जो भी फेस वैल्यू होगी शेयर्स की उसके इक्वल होगी। इसमें क्या होगा कि पार्टनर्स को, जो शेयर होल्डर हैं उनको अपनी पर्सनल संपत्ति, मतलब जो अपनी खुद की जो संपत्ति होते हैं, घरेलू संपत्ति होते हैं, उनका यूज़ नहीं करना होता। किसको रिलीज करने के लिए? कंपनी के डेट को रिलीज करने के लिए। ठीक है, नो पर्सनल एसेट्स इज यूज टू पे द कंपनी डेट इन केस ऑफ द वाइंडिंग अप। जब वाइंडिंग अप हो या फिर लिक्विडेशन हो रहा है, किसी भी पॉइंट से हो रहा है, मतलब मान लो कि कंपनी खत्म हो रही है, और कंपनी खत्म तभी होती है जब वो कैपेबल नहीं होती है अपने क्रेडिटर्स की पेमेंट करने में। ठीक है, बैंक का लोन चुकाने में वो कैपेबल नहीं होती, तब क्या होता है हमारा लिक्विडेशन का पॉइंट आता है, वाइंड अप का पॉइंट आता है। तो इसके अंदर जो शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो लायबिलिटी होती है वो सीमित होती है जितने उन्होंने शेयर्स को होल्ड कर रखा है, जितने उन्होंने शेयर्स को एक्वायर कर रखा है। अब यहाँ पे कहते हैं कि प्रीपिचुअल सक्सेशन, प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस बोल देते हैं, सक्सेशन बोल देते हैं, कुछ भी बोल लो। ठीक है, इसका मतलब होता है कि अगर आपने, नॉर्मल सी बात है, जब भी कोई बिजनेस चलाता है वो किस मोटिव से चलाते हैं? एक तो उसका बिजनेस लॉन्ग रन करे, लॉन्ग टर्म के लिए होता है, और दूसरा क्या होता है उसका प्रॉफिट मोटिव होता है, प्लस सोशल वेलफेयर के लिए होता है। राइट, तो इन सभी मोटिव्स को पूरा करेगा तो क्या होगा? प्रीपिचुअल सक्सेशन होना जरूरी है, प्रीपिचुअल एग्जिस्टेंस जरूरी होनी चाहिए। प्रीपिचुअल का मतलब होता है कि 2019 में बना था वो 2000 आगे तक चलता रहे, मतलब कभी रुके ना, बिजनेस के अंदर कभी डीलिंग रुके ना, वो हमेशा कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहे। तो इट मीन्स द कंपनी नॉट इफेक्ट, कंपनी कभी भी इफेक्ट नहीं होती किससे, कि अगर किसी पर्सन की डेथ हो जाती है, या फिर वो सोल्वेंसी हो जाती है, या फिर लंसीज होते हैं,
ठीक है। तो इन सभी से क्या है, मेंबर जो मेंबर है या फिर डायरेक्टर है उनके ऊपर किसी भी तरह का इफेक्ट नहीं पड़ता। वे सभी क्या है अपने कंपनी के अंदर आते जाते रहते हैं। कब हमेशा क्या है एक मान लो कि जैसे कि आपको एक टीचर पढ़ाने वाला होता है, +1 में आपने किसी और से पढ़ा होगा, +2 में किसी और टीचर से पढ़ा होगा, फिर बीकॉम फर्स्ट ईयर में आपने किसी और से पढ़ा होगा, बीकॉम सेकंड ईयर में कुछ और से पढ़ोगे, थर्ड ईयर में फिर किसी और से पढ़ोगे। तो क्या है कंटिन्यूसली चेंज होता रहता है। इसी तरह से पार्टनर भी क्या होते हैं चेंज होते रहते हैं, एबिलिटी के अकॉर्डिंग चेंज होते रहते हैं, चाहे उनकी डेथ हो जाए, चाहे सॉल्वेंस हो जाए, किसी भी तरह से, चाहे वो पागल हो जाए, भाग जाए, कैसा भी हो, पर जो कंपनी है वो लॉन्ग टर्म तक क्या है चलती रहेगी, क्योंकि कंपनी का हमेशा क्या है लॉन्ग टर्म का कॉन्ट्रैक्ट होता है, लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए होती है। पॉइंट्स आगे होंगे समझ में। यही सिमिलर है कि जो हमारे कंपनी के अंदर था। अब हम बात करने वाले हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। ये कहते हैं कि ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स। ट्रांसफरेबिलिटी का मतलब होता है कि अपने शेयर्स को हस्तांतरित करना। जैसे कि हम कहते हैं कि जैसे कि मेरे पास एक मोटरसाइकिल है, उस मोटरसाइकिल को क्या कर रही हूँ, मेरे को सेल करनी है, तो मेरे को क्या हुआ पूरी ट्रांसफ़र करने का अधिकार होगा। तब कब होगा, जब मैं उसका प्रॉपर ओनर होंगी, राइट। जब मैं उसकी प्रॉपर ओनर होंगी तभी तो मैं उसको ट्रांसफ़र कर पाऊंगी। अदरवाइज आपकी अभी भी किसी की और की चीज़ आप कभी भी अपने मतलब पूरी दोस्त के साथ आप किसी को ट्रांसफ़र नहीं कर पाओगे। तो ट्रांसफ़र तभी होगा जब आप उसकी ओनरशिप होगी, और ट्रांसफ़र भी क्या की जाती है, ओनरशिप ही की जाती है, राइट। तो यहाँ पे कहते हैं कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, शॉर्ट फॉर्म लिखी है GSC। जॉइंट स्टॉक कंपनी कैन बी फ्रीली ट्रांसफर कर सकती है, सेल भी कर सकती है, परचेज भी कर सकती है शेयर्स को। कहाँ पर, स्टॉक एक्सचेंज के अंदर। जैसे कि हम बैंक के अंदर अपना पैसा डिपॉजिट करवाते हैं, तो बैंक एक सिस्टम होगा, एक इंस्टीट्यूट होगा जहाँ पे हमारा बैंक पैसा कलेक्ट होता है। तो शेयर्स को भी कलेक्ट करने के लिए और उसको खरीदने बेचने का जो काम है कहाँ किया जाता है, स्टॉक एक्सचेंज होता है। ये एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट है हमारा जो सेबी के द्वारा इसको रेगुलेट किया जाता है, ठीक है। तो एवरी पर्सन, लार्ज नंबर ऑफ ए पर्सन कैन बी बिकम इट्स मेंबर। कोई भी मेंबर इसका स्टॉक एक्सचेंज के अंदर क्या है सेल परचेजिंग कर सकता है और कंट्रीब्यूट कर सकता है उन शेयर्स को परचेज करके कंपनी की ग्रोथ के लिए और कंपनी की डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। उन शेयर्स को परचेज करके क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट दे सकते हैं किसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, बिजनेस की और कंपनीज की, ठीक है। मोर पीपल कंट्रीब्यूट करते हैं, रिस्क इज डिवाइडेड इन द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स। दैट मीन्स अगर मान लो कि मेरे पास 1 लाख रुपए है, ठीक है। अब मुझे ये 1 लाख रुपए है, मुझे डिफरेंट से लेने में फ़ायदा है या फिर एक से लेने में फ़ायदा है, ठीक है। या फिर मान लो कि 1 लाख रुपए मैंने क्या किया 10 बंदों से ले लिया, तो क्या है 10-10 हज़ार रुपये सबके पास आ गए। अगर मैं उन्हीं 2 बंदों से लूँगी तो क्या है 50,000 एक के पास है, 50,000 एक के पास है। क्या पता वो मेरे पैसे वापस लौटाने के कैपेबल ना हो, क्या पता ये भी ना लो, तो मेरा लॉस ज़्यादा हो गया ना। अगर एक बंदा यहाँ पे नहीं हुआ तो क्या हुआ, केवल 10 का ही होगा, बाकी 90 तो सेफ रहेंगे ना, और यहाँ पे सीधा 50 का हो जाएगा। तो इसी तरह से कंपनी के अंदर होता है, सॉरी हम यहाँ नेक्स्ट पढ़ रहे हैं डिवीजन ऑफ रिस्क के बारे में पढ़ रहे हैं कि जितने भी ज़्यादा नंबर ऑफ शेयर्स को आप एक्वायर होल्ड करोगे, जितने भी शेयर्स को आप क्या है कंपनी के द्वारा इशू किया जाएगा डिफरेंट पर्सन से, तो उनके डूबने के चांसेस क्या है कम भी होते हैं। और अगर कंपनी के अंदर रिस्क हो गया तो उस केस में है वो सारा रिस्क डिफरेंट पर्सन से हम एक्वायर कर सकते हैं, जिसके कारण क्या है डिवीज़न हो जाता है पूरे रिस्क का, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ तक था, मैंने पॉइंट नहीं देखा, मैं सीधा पढ़ाते जा रही थी। थोड़ा सा ये कैमरे को पकड़ने में भी दिक्कत होती भाई। तो यहाँ पे 6 पॉइंट देखिए। अगर किसी भी बच्चे को पॉइंट के अंदर प्रॉब्लम है तो मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि मैं आपकी प्रॉब्लम को और अच्छे से क्लियर कर पाऊँ, मुझे भी ये मौका मिले और आपको ये मौका मिले कि आप मुझसे पढ़ो, ठीक है। सो कंटिन्यू करते हैं। इंसेंटिव टू लार्ज स्केल प्रोडक्शन। इंसेंटिव का मतलब होता है कि कुछ बेनिफिट होना, कुछ कंपनी के लिए पॉजिटिव होना, हमारे इन्वायरमेंट के लिए पॉजिटिव होना और किसी एम्प्लॉयमेंट के लिए भी क्या है पॉजिटिव होना। तो क्या होगा, लार्ज स्केल प्रोडक्शन का मतलब होता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा करना। और नॉर्मल सी बात है, जब आप कभी भी प्रोडक्शन ज़्यादा करोगे तो हमेशा क्या होगी, आपकी जो कॉस्ट होती है, अगर प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कॉस्ट हमेशा कम आएगी, अगर प्रोडक्शन कम है तो क्या है कॉस्ट हमेशा ज़्यादा आएगी। इन दोनों के बीच में क्या है नेगेटिव रिलेशनशिप है। देखिए कंपनी के अंदर क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कहाँ से जनरेट होता है, शेयर से होता है। शेयर कौन परचेज करते हैं, मार्केट के अंदर जो जितनी पब्लिक है वो परचेज करते हैं, वो शेयर होल्डर बन जाती है। तो साथ क्या हो जाता है कि लार्ज कैपिटल जनरेट हो जाती है कंपनी के पास। लार्ज कैपिटल जनरेट होगी तो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री सेटअप होगा। मतलब कि अगर लोगों के कंपनी के पास क्या है पैसा आ गया,
पैसा आने के बाद क्या करेगी, अपने बिजनेस को एक्सटेंड करना चाहेगी ना वो। तो बिजनेस को एक्सटेंड करने के लिए उसको कैपिटल चाहिए, कैपिटल जनरेट होने के बाद क्या होगा, बिजनेस सेटअप हो जाएगा, इंडस्ट्री सेटअप हो जाएगी, इंडस्ट्री सेटअप होने के बाद क्या होगा, लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाएगी। और लार्ज स्केल पर अगर प्रोडक्शन स्टार्ट होती है तो रिड्यूस हो जाती है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की जो ओवरऑल कॉस्ट होती है ना वो कम हो जाती है। तो इसके कारण से मान लो कि हमने 10 लाख का सामान बनाया था, उसके ऊपर क्या है 50,000 रुपये का खर्चा आ गया, सारा मिला के डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा सब कुछ मिला दिया, एडवर्टाइजमेंट का, सेलिंग परचेजिंग सब कुछ मिला दिया हमने। उसके बाद हमारा क्या है 50,000 रुपये बच गया। तो 50,000 रुपये क्या कहेंगे उसको, प्रॉफिट कहेंगे। प्रॉफिट वही तो होता है जिसमें से हम इनकम में से क्या कर देते हैं, हमारे एक्सपेंसिस में लेस कर देते हैं, दैट इज नोन एज अ प्रॉफिट। तो ये कहते हैं लार्ज स्केल प्रोडक्शन को इंसेंटिव करते हैं, मतलब कि प्रोत्साहित करती है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट करते हैं कि पब्लिक कॉन्फिडेंस। पब्लिक कॉन्फिडेंस का मतलब क्या होता है कि पब्लिक कॉन्फिडेंट लेवल से वो क्या कर सकती है, किसी भी कंपनी के क्या है शेयर्स को एक्वायर कर सकती है। ये तभी होगा जब उन्हें क्या है कंपनी के बारे में नॉलेज होगी। और कंपनी के बारे में नॉलेज पब्लिक को कैसे पता चलता है, थ्रू द पब्लिक डॉक्यूमेंट से पब्लिक डॉक्यूमेंट से, क्योंकि पब्लिक डॉक्यूमेंट हर एक कंपनी को, जो गवर्नमेंट कंपनी होगी 6 महीने या फिर 1 साल में एक बार तो हमें क्या है इशू करना होता है उस पब्लिक कंपनी को या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी को। उस पब्लिक डॉक्यूमेंट में क्या होगी, कंपनी के बारे में सारी इंफॉर्मेशन, उसके अंदर मेमोरेंडम को लिया गया है, कितने शेयर्स को एक्वायर कर सकते हैं, कितनी उसकी लायबिलिटी होती है, कितना प्रॉफिट देता है, कितना इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर, कितना इंटरेस्ट मिलेगा जब हम ड्राइंग करेंगे। ठीक है, ये सारी आपको बातें क्या है पब्लिक डॉक्यूमेंट में मिल जाएगी। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है, ऑल द इन्फॉर्मेशन एंड आर शो, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शो कर दी जाएगी। एंड द पब्लिश शीट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट, साथ में क्या की जाएगी, फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आपको पब्लिश की जाएगी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, जो कंपनी की क्या बताए, फाइनेंशियल पोजीशन को बताए, उनकी इनकम कैपेसिटी को बताए। ठीक है, और उसके अकाउंट्स भी क्या है उसको शो करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं कि अगर वो इन सभी चीज़ों को आप शो करते हो, द बुक ऑफ अकाउंट ऑफ इट्स ऑडिट, अगर आपने इन सभी को शो किया हुआ तो ये शो तभी होंगे जब आपने उसको ऑडिट करवा रखा होगा। ऑडिट क्या होता है कि आपके अकाउंट को चेक करना कि आप क्या है आपने सही ढंग से बना रखे या नहीं करा, कोई विंडो ड्रेसिंग तो नहीं कर रखी, दैट मीन्स कोई गलती तो नहीं कर रखी, कोई जानबूझ के फ्रॉडुलेंट तो नहीं कर रखा। तो उस ऑडिट कराने से क्या होगा, जितने भी अगर चेंजेस होंगे वो किए जाएंगे। और वो चेंज किसके द्वारा पता लगाए जाते हैं, ऑडिटर के द्वारा किए जाते हैं। ये एक बंदा होता है, ये एक चार्टेड अकाउंटेंट की तरह ही होता है जो अपने बुक ऑफ अकाउंट को चेकआउट करते हैं। तो ये क्या होता है, अपने डॉक्यूमेंट्स को क्या करना, पब्लिश करना थ्रू द पब्लिक डॉक्यूमेंट के थ्रू। इससे क्या है कंपनी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है उसके रिगार्डिंग क्या है पब्लिक कॉन्फिडेंटली उसके शेयर्स को परचेज करने में इंटरेस्टेड होगी। नेक्स्ट कहते हैं कि अपॉइंटमेंट टू एबल एंड एक्सपीरियंस स्टाफ। एक्सपीरियंस स्टाफ मतलब कि जिसको नॉलेज हो कंपनी। अब मान लो जैसे कि मैं आपका एग्जांपल दूं, मैं आपकी अगर रिक्रूट करना चाहूँ, अगर बच्चों की मान लो कि जिन बच्चों ने एमकॉम कर लिया उसको, उन बच्चों की मैं अगर मेरे कॉलेज में रिक्रूटमेंट करना चाहूँ तो क्या होगा कि मैं पहले उनकी एक्सपीरियंस देखूंगी, एबिलिटी देखूंगी, उनके बोलने चलने का कम्युनिकेशन स्किल देखने, गेस्चर्स पोस्चर्स सभी चेकआउट किए जाएंगे। यस, तो उनका एक्सपीरियंस देखी जाएगी, उनकी एबिलिटी देखी जाएगी, उनकी कैपेबिलिटी देखी जाएगी, कैसे वो किस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, उनकी स्किल देखी जाएगी, उनकी नॉलेज देखी जाएगी, कितनी उन्हें नॉलेज है। ठीक है, तो हमेशा कंपनी के अंदर वही पर्सन अपॉइंट होंगे, वही पर्सन आएंगे जो जिनको क्या है एक्सपीरियंस होता है, प्रॉपर नॉलेज होती है। तो चाहे उनको क्या है हमें हाई सैलरी देनी पड़ो, पर हमारे बिजनेस का तो क्या हो जाएगा, अगर उनको अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे तो हमारे बिजनेस प्रॉफिट टू प्रॉफिट गो अप रन करेगा। राइट, तो यहाँ पे कहते हैं कि स्टूमुलेट, नेक्स्ट पॉइंट कहते हैं स्टूमुलेट द स्मॉल सेविंग। स्टूमुलेट होता है प्रभावित करना, किसको, स्मॉल सेविंग को। स्मॉल सेविंग को प्रभावित करने का मतलब है कि लोगों के पास पैसा बहुत होते हैं पर इन्वेस्ट वो तभी करते हैं जब उन्हें कहीं पर क्या है प्रॉफिट नजर आता है, या फिर कहीं पर हम क्या ऐसे कह सकते हैं कि जहां उन्हें अपना प्रॉफिट नजर आता है, जहां रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है अच्छी मिलती हो। रेट ऑफ इंटरेस्ट जैसे हमारे बैंक में मिलती है ना, नॉर्मली बैंक में अब क्या है 3 पॉइंट या फिर 4 पॉइंट में कुछ चली हुई है इंटरेस्ट सेविंग रेट पे। तो यहाँ पे क्या कहते हैं कि या फिर पता नहीं 2 पॉइंट पे चली, मुझे नहीं पता वैसे फिलहाल इसके बारे में, एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं। ठीक है, स्मॉल सेविंग तभी होगी जब क्या है मान लो कि 10% अगर सेविंग के ऊपर देने लगी, अगर आपने 100 रुपये भी जमा करवाया तो 110 रुपये हो गए ना। तो जितनी ज़्यादा इंटरेस्ट सेविंग होगी उतनी ज़्यादा क्या है लोग इन्वेस्ट करेंगे, इंटरेस्ट रेट ऑफर ज़्यादा होगी इतनी ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ पे कहते हैं कि द कॉमन मैन इज आल्सो एनकरेज टू सेव एंड द इन्वेस्ट हिज सेविंग इन अ शेयर्स। जो नॉर्मल पर्सन होते हैं उनको एनकरेज किया जाता है कि हाँ आप इन्वेस्ट करो हमारे शेयर्स के अंदर, आपको ये बेनिफिट मिलेगा, आपको डिविडेंड मिलेगा, आपको बोनस मिलेगा, आपको पहले प्रेफरेंस दी जाएगी, वट जो भी फैसिलिटी दे रखी है बैंक कंपनी वालों ने। ठीक है, बिकॉज द कंपनी ऑफ द शेयर ऑफ द कंपनी आर द लो प्राइस। दूसरा पॉइंट ये भी होता है कि उन्हें फैसिलिटी दी जाती है कि आपको इस तरह के इंटरेस्ट मिलेंगे। दूसरा ये भी बात है कि कंपनी के जो शेयर्स की प्राइस होते हैं वो क्या होते हैं, कम प्राइस पे होते हैं, लो प्राइस होता है उनका। ठीक है, नेक्स्ट कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ द मैनेजमेंट प्रोफेशन। मैनेजमेंट प्रोफेशन का डेवलपमेंट करना, दैट मीन्स आपके जो कंपनी के अंदर मैनेजर है, नॉर्मल सी बात है आज जो पर्सन आया है
क्या पता कल जो हमने उसके अंदर पढ़ा था, परपेचुअल एग्जिस्टेंस के अंदर पॉइंट पढ़ा था, क्या पता वो कल ना रहे, जो कल आएगा वो परसों ना रहे। ठीक है, तो ये कहते हैं हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। इसी तरह से कंपनी भी क्या है, हर किसी के आज ये मैनेजर है, A% मैनेजर है, कल B% मैनेजर होगा, कल C% मैनेजर होगा। तो क्या है कि हैंड टू हैंड में क्या होती है, चेंजेस होते रहते हैं मैनेजमेंट के पॉइंट भी। ठीक है, तो कंपनी मैनेज प्रोफेशनल मैनेजर्स हु आर द एफिशिएंट एंड द परफेक्टेशन होती है, मतलब कि जो एफिशिएंट है और पूरी, जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा था, पूरा एक्सपीरियंस, एबिलिटी, कैपेबिलिटी, स्किल, नॉलेज, ये चीज़ें हमारी मैनेजमेंट के अंदर भी आ जाएगी, मैनेजर के पास भी होनी चाहिए। क्योंकि अगर उसका डेवलपमेंट, जो कंपनी का डेवलपमेंट करना है, कंपनी की डेवलपमेंट करना है, तो मैनेजमेंट का भी प्रॉपर डेवलपमेंट होना चाहिए। चाहे वो हमने उसे खुद ट्रेनिंग देनी पड़े, चाहे उसे कैसे भी मोटिवेट करे, वो अच्छे से परफॉर्म करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो हमारी कंपनी है, जो प्रोफेशन हमारा मैनेजर्स का या CEO का या फिर हमारे CA का या फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का, हर क्या है, गो हैंड इन हैंड। आज किसी के हाथ में, कल किसी के में होगा, कल आगे किसी के में होगा। तो इसलिए कहते हैं कि जो इंपॉर्टेंट प्लेस ऑफ द मैनेजर इन टुडे सेन्योर इसलिए है क्योंकि मैनेजर का पोस्ट हमारी कंपनी के लिए और हमारे इंडस्ट्री सेक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैनेजर होते हैं वो क्या है, एजुकेटेड होते हैं। एजुकेटेड मीन्स मॉडर्न एजुकेटेड। पहले क्या होता था, अगर मैं 1972 की बात करूं तो उस टाइम पे क्या है, तख्ती पे पढ़ाई होती थी। 2000 के अंदर स्लेट बढ़ती आई थी, फिर क्या है आगे पेन का यूज़ करने लगे, क्या है ब्लैक बोर्ड का भी नहीं यूज़ करते, ट्रांजेक्टर का यूज़ करने लगे। तो नॉलेज इंक्रीज हो रही है, टेक्नोलॉजी भी इंक्रीज हो रही है, साथ साथ में क्या है मैनेजमेंट की स्किल भी इंक्रीज होनी चाहिए। उन्हीं पर्सन को क्या है अपॉइंट किया जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं कि एवेंसीज फ्रॉम फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। ये कहते हैं कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का वो कैसे डेवलपमेंट होता है, थ्रू द कंपनी के द्वारा बैंक का डेवलपमेंट होना, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का डेवलपमेंट होना। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का पहले आपको मतलब पता होना चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं बैंक, इंश्योरेंस, पोस्ट ऑफिस, फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। दैट मीन्स ऐसा जगह है जहाँ से आपको पैसे की अरेंजमेंट हो जाती हो। ठीक है, किसी बंदे को पैसे चाहिए, उसकी अरेंजमेंट हो जाती है, उस इंस्टीट्यूट को क्या कहेंगे, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, जहाँ से क्या है आपके पैसे की नीड को कवर अप किया जाता है। चाहे वो उसमें बैंक सेक्टर आ जाते हैं, इंश्योरेंस सेक्टर आ जाता है, पोस्ट ऑफिस में भी आप क्या है अपने प्रीमियम करवाते हो, RRP और LRP। ठीक है, ये सारी चीज़ की जाती है और इनके पास आप क्या है पैसा डिपॉजिट करवाते हो। कंपनी के पास अगर ज़्यादा पैसा वो इन्वेस्ट करेगी, इन्वेस्ट से वो क्या पैसा जनरेट करेगी। क्योंकि अगर मान लो कि 10 करोड़ रुपए उसने जमा करवा दिए, अगर उसके ऊपर 5-4% भी लगता होगा, कितने पैसे होंगे, बहुत ज़्यादा हो गए ना, इससे थोड़े से एक्स्ट्रा हो गए होंगे। तो क्या होगा कि पैसे को इंक्रीज अप करने के लिए वो इनमें इन्वेस्ट करेगी और इनसे क्या होगा कि ये आगे किसी पर्सन को लोन दे देंगे जिनको नीड होगी। तो ये कहते हैं कि डेवलपमेंट बेस्ड ऑन द कंपनी इन्वेस्टमेंट शेयर डिबेंचर्स। इन्वेस्टमेंट करने पर किसके ऊपर, शेयर्स और डिबेंचर्स की इन्वेस्टमेंट करने पर कंपनी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की डेवलपमेंट होती है। नेक्स्ट कहते हैं कि स्टिमुलेट टू इंडस्ट्रियल रिसर्च। इंडस्ट्रियल रिसर्च को प्रभावित कैसे करता है, देखिए, डेवलपिंग न्यू एंड इनोवेशन मेथड टू प्रोडक्ट रिड्यूस द कॉस्ट एंड द अपग्रेड द प्रोडक्शन स्टैंडर्ड। देखिए कैसे कह रहा है कि हर इंडस्ट्री के अंदर कभी भी कोई भी एक सिंपल या फिर सिंगल या फिर एक सिंपल लाइन में नहीं चलता। मतलब कि एक ही प्रोडक्ट को इनोवेशन, एक ही रिसर्च के ऊपर नहीं चलता। क्या है, डिफरेंट रिसर्च की जाती है और डिफरेंट रिसर्च डिफरेंट कंपनी के लिए काम आती है। ठीक है, जैसे भी कोई इनोवेशन आती है, जैसे भी कोई एक नई तकनीक आती है, अगर वो कंपनी, अगर वो कोई बिजनेस, कोई भी पार्टनरशिप उसको फॉलो नहीं करती तो क्या होगा, वो लॉन्ग टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाएगी। अगर वो फॉलो कर लेती है तो वो आगे तक सर्वाइव कर पाएगी। तो इंडस्ट्रियल रिसर्च का मतलब होता है कि नई नई तकनीकों का खोज करना और खोज करने के बाद वो कंपनी को ऊपर लागू करना, और लागू करने के बाद ये पता लगाना कि कौन सी कंपनी इस चीज़ को क्या कर सकती है, प्रोसीड कर सकती है, अप्लाई कर सकती है, मार्केट के अंदर रह सकती है। नेक्स्ट कहते हैं कि ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। इतनी बातें हमने पढ़ ली ग्रोथ एंड एक्सपेंशन के बारे में, कंपनी के बारे में। ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट करती है, एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है। एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि आपके कंपनी के, अगर आप कंपनी चला रहे हो उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति भी होने चाहिए, वो उनको भी अपॉइंट करती है। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का भी क्या करती है, ये डेवलपमेंट करती है। इंडस्ट्रियल रिसर्च के बारे में भी आपको क्या करती है, उसके लिए भी एक बेनिफिट पॉइंट ही है। और क्या करती है कि इसका लिमिटेड लायबिलिटी होती है। ये क्या है, पूरी एक्सपेंशन है, पूरी ओवरऑल वर्ल्ड में फैली हुई है कि क्योंकि ये जब हर एरिया, हर कॉर्नर से क्या है शेयर्स एक्वायर कर सकती है, तो दैट मीन्स ये इसका ग्रोथ होना, मतलब कि अच्छे से बढ़ना, और एक्सपेंशन मीन्स कि पूरा तरह से आज इंडिया में किसी कोई कंपनी चल रही है तो क्या पता कोई ऐसा अच्छा गुडविल हो जाए, अच्छे रेपुटेशन हो जाए, वो कंपनी क्या है फॉरेन USA में चले जाए, कनाडा में चली जाए, चाइना में चली जाए, कहीं भी चली जाए, तो क्या एक्सपेंशन होगा ना। सो ये जो वीडियो थी हमारी एडवांटेज के ऊपर थी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना, और नेक्स्ट वीडियो होगी हमारी एडवांटेज, देन उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे आपकी डिमांड के ऊपर।
थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।